नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह और उनकी पत्नी सिने तारिका शेफाली शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। देहरादून में उनकी आगामी बॉलीवुड फिल्म हिसाब की शूटिंग चल रही है। विपुल अमृतलाल शाह फिल्म निर्माता और एक प्रसिद्ध निर्देशक भी है, जिनकी मुख्य फिल्मों में आंखें, सिंह इज द किंग, नमस्ते लंदन, नमस्ते इंग्लैंड, द केरला स्टोरी, बस्तर आदि शामिल है। केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पहले ही कमिश्नर गढ़वाल से इस मामले की जांच कराई गई थी और जांच रिपोर्ट को शासन को भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने सतपाल महाराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की ओर से दानदाता द्वारा 228 किलो सोना दान दिए जाने का दावा किया था, जो पूरी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। गरिमा ने कहा कि अगर महाराज को 228 किलो सोने वाले बयान का कोई प्रूफ चाहिए तो कांग्रेस देने के लिए तैयार है। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को क्यों? कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता, कहां चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। महाराज से पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान है। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे, मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन छपी है कि केदारनाथ होगा स्वर्णमय, और गर्भगृह में जब सोने की परत चढ़ गई उसके बाद फोटो सेशन कराया अजेंद्र अजय ने अपना, और सब जगह उनके बयान लगे हैं, सारे रिनाउंड चैनल्स में उनके बयान चले हैं कि 228 किलो सोना दानीदाता ने दिया है। आप अपने ही बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान को कैसे झुठलाओ? कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा दोबारा शुरू की जा रही है। उत्तराखंड बनने के बाद मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर के नए मार्गों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया। मार्च 2025 तक उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के कारण 187 सड़कें अभी भी बंद है, जिसमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया। विभाग के 151 मशीनों को मार्गों को खोलने के लिए कार्य पर लगाया गया है। महाराज ने बताया कि कुंज के पुल को अभी खोला नहीं गया है। दिन के बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत रखते हुए 187 सड़कें बंद है, जिनमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है। 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए कार्य कर रही हैं। जहां भी अवलांच आता है, जेसीबी तैनात होता है ताकि मार्ग को खोला जाए। मैं स्वयं भी विधानसभा के समाप्त होने के बाद
मैं केदारनाथ गया था और कालीमठ गया था, तो वहां भी मैंने सड़कों की हालत बड़ी खराब देखी। निश्चित रूप में हमने आदेश दे दिए हैं कि उनको ठीक किया जाए, गड्ढे पैचअप किए जाए। कुंड का जो पुल है वो इस समय खोला नहीं गया है, रोका गया है। 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बगल में बेली ब्रिज बनाया जा रहा है जो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सारा मार्ग रास्ता जो है वो आपके जो है विद्यापीठ से होकर के जा रहा है और जल्दी से यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। अल्मोड़ा में गैरसैंण स्थायी राजधानी भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, जबकि भूमि के अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भू कानून होना चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल ये राज्य का मध्य बिंदु है और ये पहाड़ में स्थित है, जैसे कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी कि पहाड़ के बीच में उसकी राजधानी होगी। तो हम राजधानी गैरसैंण के लिए आज ये धरना है। दूसरा हमारा है कि राज्य में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है और हमारे जो है भूमि बिल्कुल बेच दी गई है, इसलिए हमारा ये मांग है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। और जो पिछले सालों यहाँ के मुख्यमंत्री ने अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए जो भूमि की खुली लूट यहाँ मचा रखी है, वो कानून जो है रद्द होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके ही योगदान से ये राज्य बना है, उनको सम्मानजनक लगभग 20,000 रुपये पेंशन मिले और जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है उनका चिन्हीकरण हो। इसके साथ ही जो आश्रितों को पेंशन की घोषणा 3 साल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो अभी तक पूरी नहीं है। वो आश्रितों को शीघ्र पेंशन मिले। केदारनाथ मंदिर सोना प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इस मामले में पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विपक्ष हमारी पार्टी को बदनाम करने की वजह से इसे मुद्दा बना रहा है। इन दानदाता ने 23 किलो सोना दान दिया था, जिसे बेवजह विपक्ष 228 किलो बता रहा है। इस पूरे मामले की मेरी तरफ से जांच भी कराई गई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं। दानदाता ने 23 किलो जो है वो सोना दान दिया। 23 किलो सोना दान दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है, आप लोगों ने भी पर्ची देखी है। अब 228 किलो कैसे हो जाएगा 23 किलो? ये समझने की बात है। ये मिथ्या प्रचार है, केवल भरमाने वाला प्रचार है, लोगों को गुमराह करने वाला प्रचार है। मैंने उसी समय जो आदेशित कर दिया था आयुक्त गढ़वाल को, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, अभी शासन में पड़ी है। शासन से निकलते ही जैसे हमारे पास आएगी, हम उसको जग जाहिर कर देंगे, आपके सामने ले आएंगे और आप देखेंगे उसमें कोई त्रुटि नहीं है। 23 किलो सोना चढ़ाया गया है और जो चढ़ाने वाला है उसकी भी कोई FIR लॉन्च नहीं है। ये 228 किलो केवल भ्रामक प्रचार है, हमारी पार्टी को बदनाम करने का प्रचार है, सरकार को बदनाम करने का। मॉनसून सत्र से लौटे उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कापड़ी ने कहा कि आपदा, गौशाला, किसानों के मुद्दे, 4 धाम, प्रदेश में बढ़ रहे लगातार भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, चारों ओर फैली अव्यवस्था, प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। इन सब गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं। सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जन सलाहकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। वहीं गौशाला मामले में उन्होंने कहा कि लोलैंड पर नदी के किनारे बने होने से गौशाला बरसात में बह गया, सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, 4 धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी। लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 4 धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार 4 धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। दिनेश प्रताप सिंह जैसे NH-74 के मुख्य अभियुक्तों को सरकार क्लीन चिट दे रही है, जहां ED और अन्य संस्थाओं पर उसमें मुकदमे चल रहे हैं।
यूपीसीएल और जो है कि जल विद्युत निगम के ऐसे अधिकारी जो राज्य के योग्य नहीं है उनको एक्सटेंशन 2-2 साल का दे रही है, एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है किसी की तो किसी को दे रही है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते थे कि सरकार से, ताकि उत्तराखंड को जो आज मूलभूत जो समस्या है उनसे बाहर निकाला जाए। सरकार ने लेकिन कहीं भी जो है चर्चा नहीं करने दी। साथ ही एक मैगजीन ने छापा है कि हमारे विधानसभा नियमावली में ये कहते हैं कि 60 दिन चलना चाहिए। एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया है कि विधानसभा का सत्र 60 दिन की जगह एवरेज 22 दिन चल रहा है पूरे देश में, और उत्तराखंड में 8 से 10 दिन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। वो उत्तराखंड के लोगों के जन सरोकारों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज हमारा प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, चारों ओर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कमजोर कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैंने एक संकल्प भी लगाया है जो पहली विधानसभा के सत्र से लगाया है कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक गौशाला स्थापित हो। वो हर बार आता है लेकिन उस पर चर्चा सरकार कभी नहीं कराती। खटीमा में जो गौशाला है, जब वो स्थापित हो रही थी उस समय से हम उसका विरोध कर रहे हैं कि वो लो लैंड पे है, नदी के अंदर है, उससे 500 मीटर अंदर तक नदी आती थी। गौशाला इन्होंने बनाई, करोड़ों रुपया खर्च किया, सरकार को हम समझाते रहे, नहीं माना, लेकिन इस बरसात में वो गौशाला बह गई और उसकी वजह से अब हमारे यहाँ भी जो पशु बचे थे कुछ तो छूट गए, कुछ ले गए, लेकिन बाजारों में आने लगे हैं। सरकार गाय के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उनसे विधानसभा के सत्र में जो मुझे अल्प 2 मिनट 11 सेकंड मुझे मिले थे, उसमें मैंने ये बात कही कि भाई सरकार ने 10 करोड़ दिए, नंबर एक बात तो पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हजारों की संख्या में लोग रोज तहसील में आ रहे हैं जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उन्हें पैसे नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें पैसे मिल गए। और हमने सरकार से मांग करी थी कि आप जो गरीब लोग हैं उन्हें नुकसान के आधार पर मुआवजा दें। अब सरकार ने बंदरबाट कर दी, तो हमने ये मांग करी है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जिनके यहाँ पानी भरा है, नुकसान हुआ है, दिया जाए। व्यापारियों का आकलन करके नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ उसका जो है मुआवजा दिया जाए। आपदा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही से आई हुई आपदा है, उसकी जांच कर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गौशाला का जो चयन हुआ है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की मैंने सरकार के विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के सामने ये बात रखी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने जसपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा कि वह अब कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के एक सिपाही और प्रचारक की भूमिका अदा करेंगे। रावत ने कहा कि जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब तब प्रदेश में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए रावत ने 2027 का चुनाव लड़ने से इनकार किया है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए वह लगातार कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में भी वह इसी कारण मैदान में नहीं उतरे। एक समय आता है जब आदमी को, और अब इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि ये कांग्रेस के हित में है। अगर 2002 में चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में लड़ा है। 2012 में नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में आई, और दोनों बार प्रचार में नहीं। अब जब मैं चुनाव लड़ा तब कांग्रेस तो इसलिए 2027 में कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए हरीश रावत का चुनाव में लड़ना ही हरीश रावत तो चुनाव के दिनों में कहीं कहीं थोड़ी कमी रह गई, कोई प्रचारक चाहिए। 2002 में मैं नहीं लड़ा चुनाव, पूरा बिहार चुनाव में नहीं चला। 2012 में, 2007 में पूरा चुनाव अभियान में नहीं चला। नारायण मोदी ने कह दिया स्थिति मुख्यमंत्री थे, मैं चुनाव कर दी और कहीं प्रचार में नहीं। और तो छोड़िए, उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस खाली करना था और रोज उसकी बाइक
घोषणा पत्र जारी करते वक्त रोना धोना शुरू किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम कांग्रेस को एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में 2007 में चुनाव किया मेरे हाथ। 2012 में पीसीसी प्रेसिडेंट अपने क्षेत्र में फंस गए और सीएफडी लीडर अपने क्षेत्र में फंस गए, वो चुनाव के लिए नहीं थे। तो पार्टी ने जो लंबी पर हेलीकॉप्टर फेंका और मैंने सब जगह जाने के चुनाव अभियान किया। और चुनाव अभियान में आने ले जाने का इतना फर्क पड़ता है कि हम 2002 में कांग्रेस का उम्मीदवार आप यहाँ से जीत जाते, यदि मैं या नरेंद्र जी कोई उनके चुनाव प्रचार में यहाँ आगे नहीं आ पाता, ये सब चीजें होती है तो 2-4 हजार की कसर रहती है और इसी कसर से हम पीछे रह जाते हैं। तो वो कसर एक अच्छा प्रचारक वो कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के हित में है मैं 2007 में 2027 में चुनाव लड़ा और मैंने 2022 में भी ऑफर किया था। तो गाँव में सीधे बांटने के बाद गाँव में पहुंच गया, गाँव में सीधे बांटने के बाद हमारी लोगों को ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, उसमें हमने ऑप्शन कम होती है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने एक समन्वय समिति गठित की है। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। क्या है इसका, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या देखिए, केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और हम हैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूत्रा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक भारी भरकम हैवीवेट समिति बनाई गई है जो पूरा का पूरा केदारनाथ उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव को अपनी देखरेख में क्रियान्वयन कराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अपने सीएम कार्यकाल या पहले भी हारदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने में अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बताने का दावा भी भ्रामक और शिगूफा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यदि स्थायी राजधानी की राह में तब विद्रोही कांग्रेसी रोड़ा बने थे तो वे उसके बाद भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और क्यों नहीं तब उन्होंने स्थायी राजधानी की घोषणा की। अब 7 साल बाद उन्हें सब याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरदा जनता का विश्वास खो चुके हैं। सच्चाई यह है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं थे, स्वयं को गैरसैंण का शुभ चिंतक बनने का ढोंग रच रहे हैं। भाजपा ने बनाया, देश का राजधानी भाजपा ने बनाई, गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा कटिबद्ध है और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का सरकारी सत्ता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं, उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को उन्होंने राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज को दे रहे हैं? समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है, हम विकास को धरातल उतारते। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर
पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस बीच महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुरुष पुलिसकर्मियों ने जो बर्बरता की है वो निंदनीय है, जबकि वहां महिला पुलिसकर्मी देर में पहुंचे और अगर मुख्यमंत्री द्वारा उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। देखिए, जिस तरीके की आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं की देन है। महिलाओं ने अपने कठिन प्रयासों के चलते ही उत्तराखंड राज्य बनाया था, लेकिन उस राज्य में जिसको देवों की भूमि कहा जाता है उस राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन रोज आप सुन रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ दुराचार उत्तराखंड में बढ़ाई। डबल इंजन की सरकार ने इस बात को बढ़ोतरी देते हुए कभी ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करी है, ना कभी उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को देखा है। जिस तरीके से आपने देखा कि कल पूरे आज पेपर में भी आया है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति रौतेला जी के साथ जो बर्बरता उत्तराखंड पुलिस ने की है रुद्रपुर में, जो कि वो आंदोलन कर रही थी महिला कांग्रेस को लेके। वो उनका आंदोलन था कि महिलाओं के साथ जो इतनी घटनाएं रोज अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके उनका एक शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन कल चल रहा था। तो उस तरीके वो देखते हुए वहां की पुलिस का जो रवैया था, उनके ऊपर बड़ी बड़ी डंडी भाजी गई है, उनके कमर में लातें मारी गई हैं, उनको डंडी से मारा गया है। हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के पास कि क्या आपके पास महिला पुलिस नहीं है? महिला पुलिस के रहते हुए भी, महिला पुलिस वहां बहुत देर से पहुंची है, महिला पुलिस के रहते हुए वहां पर मेल पुलिस ने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया। और आपके पास मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो बना हुआ है किस तरीके से वो दो पुलिस वालों ने उनके ऊपर डंडियां उनको मारी है। काफी चोटें उनको आई है, दिल्ली हॉस्पिटल आज वो गई हुई है, उनका इलाज चल रहा है वहां पे। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री को इस चीज में इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और उनकी देखरेख में ये सब हुआ है। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।